नमस्कार। साल 2019 में भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ और धीरे धीरे इसने अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू किया। अलग अलग भाषाओं में किताबें तैयार हो रही हैं। हिंदी भाषा में भी पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है। एनईपी के तहत जितना भी कुछ हो सकता है वो सारी चीज़ें शामिल करने के पूरे प्रयास भारतीय शिक्षा बोर्ड के हैं और उसी अनुरूप कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस उद्देश्य को लेकर भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ रहा है, यानी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी कि आधुनिकता के साथ साथ परंपरा का भी मेल कराना, क्या उसमें भाषाओं की भूमिका अहम हो सकती है? अगर हो सकती है तो हिंदी भाषा की भूमिका पाठ्यक्रम को किस तरह निर्धारित कर सकती है? आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में है प्रोफेसर सुधीश पचौरी, जो कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के इस पूरे पाठ्यक्रम निर्माण समिति से जुड़े भी हुए हैं। उसमें लगातार अपनी एडवाइजरी दे रहे हैं, लगातार संबोधित कर रहे हैं, लगातार बता रहे हैं क्या क्या किताबों के अंदर होना चाहिए और किन चीज़ों से बचा जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है पचौरी जी। जी नमस्कार। जैसा मैंने कहा कि इस पूरे पाठ्यक्रम निर्माण समिति में जब हम देखते हैं कि भाषा की उपयोगिता क्या हो सकती है, ख़ास तौर पर हिंदी भाषा की, क्योंकि जब भारतीय संस्कृति की बात हम करते हैं और आधुनिकता के साथ परंपरा के सामंजस्य बैठाने की बात करते हैं, तो क्या उसमें संस्कृत भाषा अधिक उपयोगी होगी या हिंदी भाषा उपयोगी है? अकेली हिंदी से तो कभी काम नहीं चलता, लेकिन हिंदी को छोड़े बिना भी काम नहीं चलता। संस्कृत सबकी पुरखा भाषा है और हिंदी में बहुत सारा संस्कृत के शब्दावली, शब्दकोश है, व्याकरण तक संस्कृत से ही लिया जाता है। कुछ काम चला उसमें चेंज कर लिए जाते हैं। तो उस नज़र से हिंदी एक बड़ा मीडियम है, बड़ा माध्यम है, जो उत्तर भारत के इतने सारे राज्यों में मातृभाषा के रूप में सेकंड लैंग्वेज के तौर पर नहीं, फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे है। और चूँकि एनईपी का जोर मातृभाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा देना है, इसलिए ये बहुत उपयोगी है कि हिंदी के जरिए ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं जो सिर्फ हिंदी के ना हो, हिंदी में हो, लेकिन भारतीय संस्कृत के तमाम पहलुओं को, जो स्वस्थ पहलू हैं, उन सबको समेटे और बच्चों में उनकी उम्र के हिसाब से उनको उसका आस्वाद कराए, न केवल आस्वाद कराए बल्कि ज्ञान कराए और आगे का पथ क्या है उसे भी दिखाए। किस तरह से फिर अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड की किताबों में ध्यान रखा जा रहा है इन तमाम चीज़ों का? खास तौर पर अगर मैं हिंदी की किताबों की बात करूं, देखिए मैंने जो भाषा की किताबों की बात करूं, देखिए मैंने पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक की ये पाठ्यचर्या है, ये पढ़ी। जो सबसे अच्छी बात है इन पुस्तकों की वो ये है कि अगर अक्षर ज्ञान भी सिखा रहे हैं तो कविता के जरिए सिखा रहे हैं, वाचिक कहानी के जरिए सिखा रहे हैं, रिलेशंस सिखा रहे हैं, सामाजिक संबंध या मूल्य, जीवन मूल्य जैसे मित्रता है, शत्रुता है, प्रेम है, हार्दिक व्यवहार है, एक दूसरे के साथ मिलना है, परिवार में कैसे रहें, इन तमाम सोपानों को एक से लेकर के एक आगे आगे तक, साथ ही बहुत शुरू में ही संस्कृत का कुछ सूक्तियाँ दी हुई हैं जो निश्चित रूप से बच्चों को जीवन भर कुछ न कुछ कुरेदती रहेंगी और ये सूक्तियाँ हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अलावा चित्रों में सारी चीज़ों को दिखाया गया है और यहाँ तक कि कुछ एक तरह से पहेलियाँ भी हैं और कुछ चित्रकथाएँ भी हैं जो चित्रों को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। यानी कुल मिलाकर के जो अभ्यास है हिस्सा, वो अभ्यास बच्चे को कम से कम बोलना, हिंदी बोलना सिखा सकता है, सही हिंदी बोलने की कोशिश कर सकता है और बहुत शुद्ध नहीं, सही जो कम्युनिकेट कर जाए वो हिंदी। उसके अलावा बहुत शुरू में ही एक आध तमिल सूक्ति भी है, तिरुवल्लुवर का भी एक आध वो सूक्ति है। इसी तरह से ये तमाम चीज़ें ऐसी फैली हुई हैं। अच्छा, दूसरी जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी कि इसमें जो पाठ है उस पाठ से निकलने वाले जो शब्द हैं उनमें से कौन सा शब्द ज़्यादा उपयोग हुआ है उसको सामने रख करके उसके पर्याय दिए गए हैं कम से कम 8 भाषाओं में। बहुभाषिकता जिसमें हिंदी है, फिर बंगला है, फिर तमिल भी है, तेलुगु भी, कहीं कन्नड़ है, मलयालम है, कहीं पंजाबी है। तो एक ही भाषा के
कितने रूप और लगभग एक जैसे होते हैं। तो उनसे बहुत आनंद आएगा बच्चों को। और उससे कम से कम जो हमारी शिक्षा हुई है हिंदी के भीतर, उससे भिन्न हम अन्य भाषाओं के कुछ शब्दों को भी पिकअप कर लेंगे जो आगे चल कर के बड़ा काम देते हैं। ये तो शुरुआत की बात हुई 5वीं तक की। जो 6ठी 7वीं 8वीं का जो स्तर है, वो जैसे कहते हैं कि 8वीं कक्षा में आप क्या पढ़ाएंगे, तो व्याकरण पर, अप्लाइड व्याकरण पर जोर है, सिद्धांत कथन पर नहीं। कि हम संज्ञा बताएं, सर्वनाम बताएं, फलाना, थोड़े थोड़े हिस्से दे दिए गए, सरल से सरलतम, फिर उनका अभ्यास बता दिया गया, मगर उस पर जोर नहीं है। ज़्यादातर पाठ नैरेटिव में है, कहानी में है, कविता में है। और बहुत शुरू से ही एक से एक बड़ा कवि हिंदी का जो बच्चों के लिए, जो खासकर इस उम्र के बच्चों के लिए लिखता रहा है, जैसे जयशंकर प्रसाद का अरुण मधुमय देश हमारा, ऐसी सर्वविश्वविद्यालय सक्सेना की एक कविता है जो बहुत ही नटखट कविता है। इसी तरह से इसकी कुंवर नारायण जी की एक कविता दी हुई है, पंत जी की एक कविता चींटियाँ, और सरल भाषा में आपको परिचय देती हैं। फिर चींटी का किन किन भाषाओं में क्या क्या पर्याय है ये देते हैं। साथ में जो बात है वो है कहानी की। बहुत सी कहानियाँ जो पहले से उपलब्ध हैं, वे शास्त्र में भी जो उपलब्ध हैं वे, अब जैसे रैक्व की कथा है, बिल्कुल जैसे इसकी उपनिषद की कथा है, तो इस बहाने एक रैक्व कथा कह करके या कुछ आदर्श कथाएं कह करके जो पुरखों की हैं, हम ये बता देते हैं बच्चे को कि देखो भाई, हिंदी के माध्यम से तो दुनिया भर की खिड़कियाँ खुल जाती है तुम्हारी, और तुम इन चीज़ों को जान सकते हो। तो मेरी नज़र से एक बड़ा अच्छा कोर्स है। शर्त है, मेरा बार बार कहना ही होता है कि आप पाठ्यक्रम कितना भी अच्छा बना दीजिए, अगर पढ़ाने वाला दक्ष नहीं है और उसे पढ़ाने से प्यार नहीं है, तो बहुत सारा प्रयत्न हमारे व्यर्थ चला जाता है। इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो शिक्षा बोर्ड है, जहाँ भी अपनी किताबें को बताएगा, जब वो पढ़ी जाए, वहाँ जो शिक्षक है उसकी ओरिएंटेशन, उसका उन्मुखता, उसको तैयारी उसकी भी की जाए। क्योंकि इन पुस्तकों में जो है उसे भी अध्यापक को भी थोड़ा ओरिएंट करना पड़ेगा। तो इसमें एक और चीज़ देखिए, इसमें शायद शिक्षकों के लिए भी पाठ तैयार किए गए हैं जी, कि आपको पढ़ाना कैसे है। जी, और जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, लेकिन मेरा कहना है कि शिक्षक, देखिए, सबसे कठिन काम है शिक्षक को शिक्षित करना। हाँ, एक बार टीचर हो गया तो किसी की नहीं सुनता। मैं खुद टीचर रहा हूँ, मेरे दिमाग में भी ये बातें रहती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ भैया दूसरों से भी सीख लो। शिक्षित करना शिक्षक को, उसमें सिर्फ पाठ नहीं चलेगा, हम कैसे जो आखिरी बेंच पर बैठा हुआ बच्चा है उस तक मेरी बात कैसे पहुंच जाए। जबकि इसमें ऐसे पाठ हैं जो सबकी केयर करने वाले, माने एक दादाजी का चरित्र है या दादी का चरित्र, नानी का चरित्र, चिड़ियों के चरित्र हैं, तो उनमें बच्चों में एक खास तरह का आनंद पैदा होता है, कुतूहल पैदा होता है, चित्त सामने है। तो टीचर का ओरिएंटेशन उसमें ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ उनको भी इस बारे में थोड़ा ये किताबें ओरिएंट करेंगी, शिक्षा देंगी। चूँकि ये सवाल मैं पहले भी कर चुका हूँ जो चेयरमैन है उनसे, कि चूँकि इसके नाम में भारतीय शब्द लगा हुआ है, तो मैंने उनसे एक सवाल किया था, क्या बाकी बोर्ड अभारतीय हैं? इसी तरीके से जब भारतीय शब्द लगा ही हुआ है, तो भारतीय भाषाओं को की दृष्टि से इस तरह की पाठ्य पुस्तकें कैसे सहायक हो सकती हैं कि हम हर भाषा का सम्मान भी करें और अपनी भाषा के साथ आगे भी बढ़ते रहें? आपने ठीक सवाल किया। देखिए, मैं जिस हिंदी को पढ़ा हूँ उस हिंदी में कई बार वे शब्द नहीं होते थे जो अन्य भाषाओं के। माने हमारा वो वक्त था जब 50s का 60s का, तो उससे हमको नहीं मालूम पंजाबी में गेहूं को क्या कहते हैं, अनाज को क्या कहते हैं। ये तो बाद में मालूम पड़ा कि पंजाबी में कनक कहते हैं उसे। जबकि हम आगे चल करके पढ़े कि कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकार, यानी वहाँ भी वो आ रहा था, लेकिन ये पंजाबी में भी है, ये हमें नहीं मालूम था। तो अन्य भाषाओं से जो हमारा एलिनेशन था, अजनबीपन था, वो पुख्ता ही होता गया आखिर तक। नतीजा ये है कि हमारे मन में अन्य भाषाओं के प्रति एक टैक्टिकल सोचा हुआ अनुराग तो है, लेकिन हम उनमें जाते नहीं। इन किताबों में जो विशेषता है वो ये है
कि तेलुगु का एक समानांतर शब्द मिलेगा आपको जल का, या बादल का, या आपको कक्षा का, या आपको वर्ग का, तो वो तेलुगु में मिलेगा, कन्नड़ में मिलेगा, पंजाबी में मिलेगा, बांग्ला में मिलेगा और हिंदी में मिलेगा। अब उनकी अगर कोई चाहे तो उनमें जो अंतर है सिर्फ मात्राओं का, कई बार उच्चारण का अंतर है, कई बार वो एकदम अलग है। तो अगर उतने शब्द, यानी अगर मान लीजिए मैं 8वीं तक करते करते 100 शब्द भी ऐसे पकड़ लूँ तो मुझे दूसरी भाषाओं में यात्रा करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि मैं उन भाषाओं को सुनूंगा तो मुझे उन शब्दों का तो कम से कम अर्थ मालूम होगा जो बहुत पॉपुलर है, जो रोजाना काम आते हैं। उस नज़र से मेरा कहना है कि अन्य भाषाओं से मित्रता, अन्य भाषाओं से मेल का भाव, ये पाठ अपने आप लिए हुए हैं। क्या पाठ की दृष्टि से भी ये आपको समावेशीकरण दिखता है कि हमने एक लेखक जो है दक्षिण भारत का लिया है, एक उत्तर का लिया है, एक पूर्वोत्तर का कुछ ले लिया है, क्या इस दृष्टि से भी समृद्ध है? एकदम। मेरा मानना यह है कि ये अलग अलग ढंग की किताबें हैं, वक्त की ज़रूरत के हिसाब से तैयार की गई किताबें हैं, और इनमें जो सबसे बड़ी बात है वो है कि हम कैसे NEP के उद्देश्यों को सामने रखते हुए सहभागिता, सहयोगिता, अपने आसपास के मित्रों के प्रति, अपने अन्य भाषाओं के प्रति जो अलगाव है, मौजूदा वक्त में अलगाव है, उस अलगाव को कैसे दूर करें। जैसे हमें उर्दू के बहुत से शब्द आते हैं, लेकिन हमें पंजाबी के शब्द नहीं आते। हम दिल्ली में इतने दिन से रह रहे हैं, नहीं आते। लेकिन अगर हमें पंजाबी के भी आए तो हम पंजाब में बात करें, पंजाब में कम्युनिकेट कर सकेंगे। हिंदी भी बदलेगी उससे। मेरा मतलब हिंदी के भीतर भी ये शब्द जब आएंगे और हिंदी में इस्तेमाल करेंगे इनका, तो इसका मतलब होगा कि हिंदी का शब्दकोश और बढ़ेगा। उस नज़र से मेरा कहना यह है कि कार्यनीति की नज़र से, पाठ्यनीति की नज़र से ये बेहद उपयोगी कदम है। एक और चीज़ अक्सर किताबों में देखी जाती है कि पाठ बहुत अच्छा है, लेकिन पाठ के बाद की जो अभ्यास कार्य है वो उतना बेहतर नहीं बना होता, वो बहुत रटंत विद्या पर आधारित होता है। बहुत ज़रूरी है कि पाठ से बेहतर उसकी एक्सरसाइज हो, ताकि हम पाठ में और डूब कर उसको पढ़ें। इस दृष्टि से थोड़ा समझाइए। देखिए, इसमें मैं वही कहता हूँ कि एक तो हमारी टेक्स्ट बुक होती है, एक टेक्स्ट बुक के अलावा वो सब टेक्स्ट होती है जो बच्चे के मन में बनती है पढ़ते हुए, और जो टीचर के मन में बनती है पढ़ाते हुए। उस सब टेक्स्ट को दबाया ना जाए। उससे भी मसलन के एक सवाल किया गया, मान लीजिए कोई कहानी है कि दादाजी ने ये क्यों किया, हम कहानी के भीतर से ही ले रहे हैं। क्या आपके घर में कोई दादाजी ऐसे हैं? क्या आपने किसी को देखा है ऐसा? दोनों सवालों में बड़ा फ़र्क है। मेरा मतलब है कि ये किताबें अगर मुझे दुनिया को देखने का, ऑब्ज़र्व करने का, उनको समझने का टूल बन करके आती हैं मेरे पास, औजार दे देती हैं, तो मेरे लिए वो ज़्यादा बेहतर है। और अध्यापक को खासकर इस पुस्तक में व्यवस्था है कि आप जो हमने दिए हुए तो एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहे तो अपने बना सकते हैं। वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी आ जाती है कि वे ऐसे उदाहरण पैदा करें। मसलन कि बच्चों को सबसे बेहतर बात होती है कि आपने अपने आसपास कितने प्रकार की तितलियाँ देखे लिखो। तितलियों पर एक पाठ है। अब तितलियों पर एक पाठ है, बड़ा भावुकता सा पाठ है, बच्चे रक्षा करते हैं तितलियों की, प्यार करते हैं, ठीक है। तुमने कितनी तितलियाँ देखी, उनके रंग कौन कौन से थे, क्या हम उनको चित्रित कर सकते हो? अगर रोज़मर्रा की जो ऑब्जर्वेशन है बच्चों के, उनको हम टेक्स्ट के रूप में ले लें और उन्हीं से परीक्षा लें, और साथ में इस टेक्स्ट के अंदर जो सवाल हैं उनको भी सरल करके, बच्चे को आपको सरल करके पूछना होगा। ऐसा न लगे कि सज़ा मिलेगी उसे। हो सकता है सिर्फ सुझाव के तौर पर एक सवाल कर दिया जाए, कोई ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन मार्क ही हो, एक आइडिया के तौर पर छोड़ दिया जाए। तो मेरा कहना ये इनोवेटिव चीज़ें हैं और ये पेडागोगिक चीज़ें हैं, ये पढ़ाने के ढंग की चीज़ें हैं। और पढ़ाने के ढंग में मैं बार बार ये कहूँगा कि अभी भी हमसे गलती हो जाती है जब हम तो बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चे को ज़रूरत थी उस चीज़ की और हम पता नहीं अपनी दुनिया में कहाँ निकल गए। तो अपना ज्ञान प्रदर्शित करने की जगह बच्चे की ज़मीन पर आकर के उसको एक तरह से उठाना, ये ज़रूरी है। लेकिन ये तो बहुत सब्जेक्टिव भी हो जाता है ना कभी कभार। जैसे मान लीजिए दिल्ली का बच्चा और इंटीरियर इलाके का बच्चा, दोनों के समझ में भी बहुत अंतर कभी कभी होता है। इस तरीके से टीचर्स में भी बहुत अंतर हो जाता है। तो एक ही फॉर्मूला सब पे तो लागू नहीं होगा। नहीं,
फिर भी एक कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ है बच्चा। एक क्लास में निर्बल बच्चे भी हो सकते हैं, सबल बच्चे भी हो सकते हैं, निर्बल वर्ग और सबल वर्ग के। एक क्लास में बहुत पिछड़ा इलाके का बच्चा हो सकता है और बहुत अगड़े इलाके का बच्चा हो सकता है। भाषा उनको रिलेट कर रही है, क्लास उनको एक समाज बना रही है। क्लास एक समाज है वो उनके लिए, जब वो रिलेटेड है एक दूसरे से, एक साथी के तौर पर, एक मित्रता के तौर पर। वहाँ पर हम मेरा यही कहना है कि जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर होता है एक क्लास के भीतर, हम पहले वो छुएं, फिर मिडिल का छुएं और फिर हाई का छुएं, बिल्कुल लोएस्ट का, ताकि सबके समझ में आए। देन धीरे 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 तो उस नज़र से मेरा कहना होता है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी में ये जो कॉमनेस्ट ऑफ द कॉमन डिनोमिनेटर है वो हमारा पहला पाठ होता है। ज्ञानियों के लिए हम नहीं पढ़ा रहे और अपना ज्ञान दंभ भी नहीं दिखा रहे। पर हिंदी पढ़ाते हुए ख़ास तौर पर यह होता है कि हिंदी है आती ही होगी। नहीं, हम मानते हैं कि हिंदी का मतलब कविता, हिंदी का मतलब कहानी, हिंदी का मतलब भाषा नहीं मानते हम। एक वाक्य को कितनी तरह से कहा जा सकता है, यह है भाषा, अभिव्यक्ति। माने भाषा और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये दो चीज़ें हैं। भाषा पढ़ा रहे हैं, हम कहें कि आप एक पत्र लिखिए प्रधानाध्यापक को कि आपको आज छुट्टी लेनी है, तो बच्चा एक रटा रटाया पत्र उत्तर लिख देगा, ठीक है। हम कहेंगे तो ये रटना नहीं है, अभी तू बता कि तुझे अपने टीचर से छुट्टी लेनी है, कैसे बोलेगा, उसे लिख के दिखा दे। मेरा कहना यह है कि बहुत फॉर्मल होने की जगह मेरा ये कहना है कि आपको उस ज़मीन को छूना है जहाँ बच्चा डरा हुआ है। किताबें उसे बोझ लगती हैं, और आज के वक्त पे तो और ज़्यादा है, जहाँ विजुअल मीडिया इतना ज़्यादा है कि हर वक्त बच्चा सिर्फ मोबाइल देखता है और चीज़ें देखता है, उसका ध्यान, तो इधर ध्यान कैसे खींचे, उसकी भी कला हमें पेडागोजी में डालनी है। इसमें एक और बहुत अच्छा सेक्शन एक कौशल से जुड़ा हुआ है, जिसमें खेल और संगीत आधारित कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों को दी जाएंगी क्लास में, और वो उस पाठ से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये नई चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये खासकर इसमें जो गानों का कि अब गाइए, तो उससे बच्चों में यही चीज़ें होती हैं, इसलिए वो जल्दी तुकबंदी पैदा कर देंगे, वो जल्दी गाएंगे, वो शून्य में से खेल पैदा कर लेंगे। तो आप उनको कहेंगे भाई जरा सा इसी तर्ज की कोई चीज़ बनाओ, तो बन जाएगी। बच्चों को जब आप पढ़ाएं तो उन्हें पढ़ाने वाला भी बनाएं कि वो एक दूसरे को पढ़ा भी रहे, एक दूसरे को समझा भी रहे। तो उनके लेवल पर जो बातचीत होगी ना, वो एक दूसरे को समझाने वाली होगी। हो सकता है मेरी बातचीत टीचर के तौर पर डिक्टेट करने वाली हो। विधाओं की दृष्टि से समझाइए, क्या ये किताबें समृद्ध हैं? देखिए, कविताएं हैं, सुंदर कविताएं हैं। जो छोटे बच्चों की कविताएं वो तो बिल्कुल तुकबंदियाँ जैसे होती हैं, बच्चों की बहुत कुतूहल वाली तुकबंदियाँ हैं। कहानियाँ भी वैसी ही हैं। हर कहानी में कोई ना कोई एक इनडायरेक्ट या डायरेक्ट शिक्षा है, होती है, वो तो होती नहीं, वो ज़रूरी है। मैं उसे ज़रूरी मानता हूँ, क्योंकि मैं अगर उन चीज़ों को नहीं जानता होता तो मेरे पास कोई वैल्यू ही नहीं होती। बड़ों के प्रति आदर है, जो सिस्टम्स है उनका आदर है, कानून है उसका आदर है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, भ्रातृभाव होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मित्रता होनी चाहिए, और परिवार के भीतर क्या मूल्य हैं उनका जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। ये उन भावनाओं से अलग है कि जहाँ पहले आप तुरंत उठते ही माता पिता के चरण छुएं। वो जो एक पुराना ज़माना था कि माता पिता के बीच आप जाइए और चरण छुइए, उसको नहीं कह करके भी कह दिया गया है आदर करिए, रिस्पेक्ट करिए, जबकि दुनिया भर में मूल्य उजड़ते जा रहे हैं। तो उस नज़र से कुछ नए किस्म के मूल्य इनमें इम्ब्यूड हैं, अंतर्निहित हैं, और उस नज़र से मेरा मानना है कि ये उपयोगी चीज़ें हैं। हाँ, ये मेरा वही कहना है बार बार कि बच्चे एक दूसरे से बातचीत भी करें किसी विषय पे। ये तो पेडागोजी का हिस्सा हो गया। नहीं, उसमें है, चर्चा करें। हाँ, ये ध्यान रखा गया है, काफ़ी ध्यान। और सबसे मुग्धकारी बात तो यही है कि अंतर्भाषाई है। हाँ, एक चाहे 1% हो, हर अभ्यास में दूसरी भाषाओं के पर्याय दिए हुए हैं, जो निश्चित रूप से हमें अंतर्भाषाई अगली पीढ़ी को बनाएंगे। अगर मैं एक शब्द भी सीख गया एक पाठ से,
तो वो दूसरी भाषा को जानने के लिए एक मार्ग तो खुल ही देता है। हमारे लिए हमेशा हमारे स्मरण में पड़ा रहेगा, अच्छा ये हमने पढ़ा है। हाँ। और वो जब आएगा सामने हम समझ लेंगे कि ये है। यही चीज़ है जो बच्चों में बोई जाती है। कोई ऐसी भी चीज़ जो आगे की कक्षाओं में ली जानी चाहिए? देखिए, अभी मैं ये कहूँगा कि अगली कक्षा में तो वो काल्पनिक हो जाएगा। इसी बोर्ड ने शायद 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की भी पुस्तकें तैयार की हैं, जिनमें हम लोगों ने हिस्सेदारी की है। और वहाँ हमने उस लेवल पर बातें की हैं, थोड़ा ऊंचे लेवल पर, मगर बार बार इसी चीज़ का ख्याल रखा गया, क्योंकि निदेशक महोदय ने बार बार ये बताया कि हमें अपनी ज़मीन नहीं छोड़नी है और हमें बहुत हाई नहीं हो जा रहा है, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल होना। साथ में अन्य भाषाओं का लिटरेचर हिंदी में है। अब अगर अन्य भाषाओं का, यानी तिरुवल्लुवर की पूरी कविता अगर हिंदी में है और तुकबंदी में है, तो कल को अगर कोई उसे याद करेगा तो तिरुवल्लुवर उसके लिए कोई पराया नहीं रह जाएगा। ठीक बात है। और इस तरह तमिल पोइट्री उसके लिए अपनी हो जाएगी। ठीक बात है। ठीक है ना। इस तरह संगम साहित्य उसका अपना हो जाएगा, जबकि मैंने संगम साहित्य तब पढ़ा जब मुझे ज़रूरत पड़ी। तो ये एक चीज़ है जो ब्रेक थ्रू करती है और जड़ता को तोड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद पचौरी जी, इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए इन किताबों के विषय में। उम्मीद है कि जो अन्य किताबें आएंगी उसमें भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखा ही जाएगा, जैसे कि आपने कहा कि हमने हिस्सेदारी की भी है। तो बच्चे इनसे अंतर्भाषाई बने, ना भी बने तो एक झरोखा तो उनके लिए खुल ही जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।